लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का पूरा सिलेबस शुरू करेंगे, जिसका आज पहला पार्ट है, यानी पहला चैप्टर है, जिसका नाम सादृश्यता है। और एक एक करके हम रीजनिंग के सभी चैप्टर्स को ख़त्म कर देंगे और ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया जाएगा, ताकि आपको इसमें आगे चल के किसी भी तरह की समस्या नहीं है। और इस वीडियो में सदृश्यता चैप्टर से आने वाले प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों को संकलित किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको आगे से इस चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम में, तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो ध्यान से समझेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है, जैसे कि सामान्य ज्ञान से, सामान्य टॉपिक से भी इसमें सवाल रहते हैं, जैसे कि देश और उनके राजधानी रह सकते हैं, राज्य और उनके राजधानी रह सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ संख्याओं के, यानी कम से कम 1 से 30 संख्याओं के वर्ग याद होने जरूरी हैं। वर्ग और वर्गमूल ये दोनों याद रहने जरूरी है। और कम से कम 1 से 15 तक इन संख्याओं के घन याद होने आवश्यक हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एकदम याद होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अल्फ़ाबेट के रैंक याद होने चाहिए। सीधे और विपरीत दोनों ही क्रम में आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे आपको, अगर इसका कोई तरीका होगा, कोई ट्रिक होगा, तो आपको बताया जाएगा। प्रयास ये है कि जेन्युइन तरीके से, इसमें किसी भी तरह के ट्रिक का इस्तेमाल हम लोग नहीं करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बस इतना ही है इस वीडियो का उद्देश्य, कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड हो, यानी कि आने इस चैप्टर से जो भी प्रश्न है उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप प्रश्नों को बना पाएंगे। ठीक, तो आप खुद से भी बना सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप किसी भी चीज़ें माहिर होते चले जाएंगे और आपके दिमाग में अपने आप आइडियाज आने लगेंगे कि इन सब चीज़ों को कैसे कम समय में, कम पेज में किया जाए। ठीक है, तो ट्रिक के पीछे नहीं भागेंगे, हम कंसेप्ट के पीछे भागेंगे और पूरे कंसेप्ट तरीके से और काफ़ी शॉर्ट मेथड से इसमें बताया जाएगा। शॉर्ट मेथड का मतलब ये नहीं है कि कोई ट्रिक बताने वाले हैं आपको, इसमें बिल्कुल कंसेप्ट के हिसाब से बताया जाएगा प्रश्नों को, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको याद करना एकदम आवश्यक है जो बताए गए हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए है। क्या है? तो गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, तो बकरी के बच्चे को क्या कहा जाएगा? मेमना कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा, एकदम इससे जो जुड़ा हुआ जो प्रश्न का आंसर होगा उसी को देंगे। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ये तो सामान्य समझ की बात है कि गाय के लिए जिस तरह बछड़ा है, उसी तरह बकरी के लिए क्या होगा। तो यहाँ सीधे हम समझ रहे हैं गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे, तो बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए एक एक करके सभी तरह के प्रश्नों को देखेंगे, तो घबराएंगे बिल्कुल नहीं। आपको इस चैप्टर से जुड़े प्रत्येक तरह के प्रश्न इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और आज के बाद आपको, अगर ये आप प्रैक्टिस कर लेते हैं 1 से 2 बार, तो आपको इस चैप्टर से किसी भी तरह की समस्या नहीं होने वाली है। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं केवल वीडियो देख के आप इसमें माहिर हो जाएंगे या फिर ये चैप्टर आप समझ पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। आप चाहे इस वीडियो को 1000 बार देख लीजिए या किसी भी वीडियो को 1000 बार देख लीजिए, जब तक आप खुद से अभ्यास नहीं कीजिएगा, आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। प्रैक्टिस करते जाइए, बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। एक बार यहाँ से आइडिया ले लीजिए, समझ लीजिए इस चैप्टर को, उसके बाद इसका प्रैक्टिस कीजिए। फिर कोई दिक्कत हो फिर से इस वीडियो को देखिए। आपको इससे आइडिया लेना है, इसे आपको समझना है। बनाना तो आपको खुद से ही है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये सवाल बता दिया तो यही सवाल छपने वाले हैं एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है। इसके जगह पर कुछ और आ सकता है, लेकिन आपको तरीका जानना है कि इस तरह के प्रश्नों को बनाएंगे कैसे, समझेंगे कैसे। तो चलिए, हमारे ये क्वेश्चन है कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किसी से संबंधित है। ठीक है, तो जहाज को कप्तान चलाता है। चलाने का मतलब ये है कि सारा कंट्रोल जो है, निर्देश वही देता है कि कैसे चलाना है। ठीक है, तो जहाज के लिए कप्तान जैसे जरूरी है, वैसे ही अखबार के लिए संपादक जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
चलिए इस प्रश्न को देखते हैं हम। दयालु जैसे परोपकारी से संबंधित है, वैसे ही विलापी किससे संबंधित है? ध्यान से समझेंगे कि दयालु, अब ध्यान से देखेंगे, जो दयालु होता है वो परोपकारी होता है, यानी कि परोपकार करता है, यानी कि दयालुता का एक गुण परोपकारी है। और यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो दुखी होता है वो हमेशा विलाप करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा कि दुखी इंसान हमेशा क्या करता है? विलाप ही करता है। ठीक है, तो दयालुता, जो दयालु होता है वो परोपकारी होता है, तो जो दुखी होता है वो क्या होता है? विलापी होता है। ठीक है, चलिए अब जैसे मैंने बोला था कि आपको सामान्य अध्ययन के भी ज्ञान होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये रीजनिंग है तो आपको इस चैप्टर में केवल रीजनिंग के ही प्रश्न आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समान अध्ययन से संबंधित तथ्य दिए जाएंगे और आपको उसमें भी संबंधों को खोजना पड़ेगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं कि 4 मीनार दिया गया भारत, इसका अर्थ ये है कि 4 मीनार भारत में, वैसे ही पिरामिड कहाँ पाया जाता है? तो 4 मीनार जो भारत में है, तो आपको ये याद होना चाहिए। इसमें समझ की कोई बात नहीं है कि पिरामिड हम समझ जाएंगे, पिरामिड से आप कुछ नहीं समझ सकते हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि पिरामिड किस देश में है, यानी कि पिरामिड का देश किसे कहा जाता है, ये याद होना जरूरी है आपको। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा मिस्र, यानी कि 4 मीनार भारत में है, वैसे ही पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। पिरामिड मिस्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ याद होनी चाहिए। ऐसे अगर यहाँ पे दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि एक और प्रश्न दे दिया जाता है, यहाँ पे ये नहीं देके मान लीजिए ये दिया जाता है कि यहाँ भारत है, ठीक है, और भारत यहाँ पे दे दिया जाता है कि भारत जो है वो दिल्ली से संबंधित है। ठीक है, आप समझेंगे चीज़ों को, आप समझेंगे भारत दिल्ली से संबंधित है। वैसे ही अगर ये दे दिया जाए कि चीन ये किससे संबंधित है, अगर ऐसे दे दिया जाए कि भारत दिल्ली से संबंधित है, तो चीन किससे संबंधित है? तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, इस्लामाबाद होगा, बीजिंग होगा, काठमांडू होगा, बहुत सारा ऑप्शन होगा। तो इसमें आपको ये देखना है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, वैसे ही चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता? बीजिंग। तो ऑप्शन में अगर बीजिंग रहता तो वही, उसी को हम क्या करते हैं? टिक करते, वही हमारा राइट आंसर हो जाता। तो आपको ये सब चीज़ें समझने से पहले आपको कुछ चीज़ों को याद करना जरूरी है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया गया कि अखरोट सैल, यानी कि अखरोट संबंधित है सैल से। ठीक है, तो उसी प्रकार केला किससे संबंधित है? तो यहाँ हम ये देखते हैं कि अखरोट का जो बाहरी परत होता है उसे क्या कहते हैं? सैल कहते हैं, यानी कि अखरोट सैल के अंदर होता है ना। तो केले का जो बाहरी परत होता है उसे क्या कहते हैं? तो छिलका कहते हैं। ठीक है, एकदम सामान्य जानकारी है ये सब चीज। तो आपको बस इसमें संबंध स्थापित करना है, आपको संबंध देख लेना है और पहले के संबंध के अनुसार ही दूसरे के संबंध को खोजना है। तो अखरोट का बाहरी परत सैल कहलाता है, तो केला का बाहरी परत क्या कहलाएगा? तो छिलका कहलाएगा। चलिए अब अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न आ गया। तो यहाँ क्या करेंगे कि जहां भी आपको अल्फाबेट से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उसका रैंकिंग करना है। अगर आप नए हैं तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो भी अल्फाबेट दिए गए हैं, जो भी, उनको क्या करना है? पहले उनका रैंकिंग कर लेंगे, ताकि आप आसानी से समझ लेंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करना है। जैसे यहाँ देखिए, अगर आप रैंकिंग करते हैं तो इसका क्या होता, ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। यहाँ देखिए आर, यहाँ देखिए आर है तो आर से क्या हो गया? एस हो गया। यहाँ देखिए ई है तो ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। यहाँ ए के बाद क्या आएगा? बी आएगा। एस के बाद क्या आएगा? टी आएगा। ओ के बाद क्या आएगा? पी। और एन के बाद क्या आएगा? ओ आएगा। ठीक है, तो ये तो चीज़ हुआ समझने के बाद कि अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसको देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। लेकिन अगर आप नए हैं, आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इनका रैंकिंग कर लेते हैं। ठीक है, आपको सिखाने के लिए ये रैंकिंग कर देता हूँ मैं। ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए यहाँ हम लिख लेते हैं आर, या फिर यहीं पे रैंकिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए इसका होता है 18 होता है। ठीक है, इसका होता है 5, 1, 19 है ना, ये 15 और ये 14। अब इसका करते हैं, ये 19 हो गया। ठीक है, इसका करते हैं एफ का 6 हो गया, बी का 2 हो गया। ठीक है, टी का 20 हो गया। चलिए इतना काफ़ी है समझने के लिए। अब देखते हैं, ये देखिए 18
तो 19 हुआ इसमें देखिए 5, तो इसमें देखिए 6 हो गया है ना। यहाँ देखिए 1, तो यहाँ देखिए 2 हो गया, यहाँ देखिए 19, तो फिर यहाँ क्या हो गया है 20 हो गया, यहाँ देखिए 15, तो यहाँ देखिए पी दिया गया ना, पी का 16 होता है, और यहाँ एन क्या होता है 14 होता है, यहाँ पे 14 दिया गया है, तो ओ देखिए ओ 15 दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको आपको इसी तरह से देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका रैंकिंग कर लेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें देखते हैं, तो हमको पता है कि टी के बाद क्या आएगा, अगर टी में 1 बढ़ा देते हैं तो क्या आएगा हमारा यू आएगा। ठीक है, एच में 1 बढ़ा देंगे, यानी कि एच 8 होता है, तो 9 नंबर पे कौन आता है, 9 नंबर पे आई होता है ना। ठीक है, आई 9 नंबर पे है, 10 नंबर पे क्या होगा जे होता है, एन के बाद क्या होता है ओ होता है, के के बाद क्या आएगा एल आएगा। तो देखिए तो यू आई जे ओ एल, यू आई जे ओ एल, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो भी अल्फाबेट दिए गए हैं इनका रैंकिंग कर लेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन से और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए प्रश्न वही है, बस इसमें कुछ कम अक्षर दिए गए हैं। तो यहां दिया गया है ई के, यहां 5 और ये 11। ठीक है, तो अब देखते हैं ये एम और एस से कैसे संबंधित है। तो देखिए यहाँ एम और ये एस, तो एम को क्या कर देते हैं हम 13 कर देते हैं, और एस को क्या करते हैं 19 कर देते हैं। यहाँ देखिए अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, 5 और इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13, 11 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 19, यानी कि इसमें 8, इसके 8 बाद जो अक्षर होगा उसको लिखेंगे। यहाँ देखिए इसके 8 बाद एम आता है और इसके 8 बाद एस आता है। तो अब क्या करेंगे हम, अब 8 को बढ़ोतरी, 8 की बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ पर देखते हैं ए और जी। अब ए का 1 होता है और जी का कितना होता है 7 होता है। अगर हम इसमें +8 करते हैं तो हमको कितना मिलता है 9 मिलता है ना, और इसमें +8 कर देते हैं तो हमको कितना मिलेगा 15 मिलेगा। ठीक, तो अब यहाँ देखते हैं 9 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 9 नंबर पे हमारा क्या आता है आई आता है। ठीक, 15 नंबर पे कौन सा आता है ओ आता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आई ओ। तो आई ओ यहाँ पे होना चाहिए, तो ये आई ओ होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जहां आप अल्फाबेट देखें, अगर आप नए हैं तो आप आंख बंद करके सबसे पहले उसका रैंकिंग कर लें, फिर आप आसानी से समझ पाएंगे पैटर्न को। ठीक है, और जैसे जैसे क्या आपको हमेशा ही ये करना पड़ेगा रैंकिंग, बिल्कुल नहीं। जब आप इसको प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको देख के समझ में आने लगेगा, देखते ही देखते आप पकड़ पाएंगे क्वेश्चन को कि ये पैटर्न कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए यहां देखते हैं, यहां पे प्रश्न बदल गया है थोड़ा सा। यहाँ पे आप अल्फाबेट लिख के भी बना सकते हैं या फिर देख के भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से देखते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें इसको, हम अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, जो भी प्रश्न दिए गए हैं इसको लिख लेते हैं SNOP। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये देखें तो यहाँ देखिए, और आगे क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पे ONSP। तो यहाँ देख रहे हैं हम P अपने स्थान पे है, जहाँ पे वही है, लेकिन यहाँ देखिए तो ये बदल गया है ONS, यानी कि इसके बाद क्या हुआ है ये रिवर्स गया है, ये रिवर्स आके जो सबसे P के जो समीप है वो सबसे दूर चला गया। ठीक है, अगर यहाँ से आते हैं ध्यान से तो 1 2 3, जो 3 नंबर पे है वो 1 नंबर पे, जो 2 है वो 2। यहाँ देखेंगे 2 अक्षर जो हैं वो अपने जगह पे हैं। ठीक, लेकिन इन अक्षरों का स्थान बदल गया है, एस ओ की जगह पे और ओ एस के जगह पे। तो यहां पर भी वही करेंगे हम, इनका जो है जहां का, यानी कि एल और वाई को जहां का तहां रहने देंगे और ए और सी का स्थान बदल देते हैं। तो चलिए यहां बदलते हैं हम स्थान इनका। चलिए, तो अगर हम यहां पे लिखते हैं CLAY, तो y को हम वहीं रहने देंगे और l को भी वहीं रहने देंगे, और c के जगह पर क्या लिख देंगे a लिख देंगे, और a के जगह पे c लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए तो ALCY,
ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इसको अल्फ़ाबेट का रैंकिंग भी करते तो भी आप समझ पाते हैं, इस पैटर्न को आराम से पकड़ पाते हैं कि जो जहाँ जैसे कि आप एकदम पकड़ पाते। ठीक है, तो आप रैंकिंग करके देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा और क्लियर हो जाते हैं। चलिए यहाँ भी पहले इनका हम रैंकिंग कर लेते हैं, फिर आसानी से समझ पाएंगे। तो पहले हमारा क्या है, पी है, पी क्यू फिर आर। ठीक है, तो पी होता है हमारा 16, क्यू होता है 17, आर होता है 18। ठीक है, अब करते हैं यू टी एस, ये होता है 21, टी होता है 20, एस होता है 19। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ देखिए 16, 17, 18 और फिर इधर शुरू है 19, 20, 21। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ तक सीधे गया है, लेकिन उसके बाद यहीं से शुरू होगा, इसके बाद 19 से, लेकिन लास्ट से शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही करेंगे। तो यहाँ देखिए एल एम एन, तो एन के बाद आएगा क्या, ओ, इधर शुरू करेंगे, इधर की तरफ लेके जाएंगे, ओ पी क्यू। ठीक है, तो देखिए तो क्यू पी ओ हो गया हमारा, तो क्यू पी ओ ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, बी, ये सही हो जाएगा। तो आपको देख के पता चल जाएगा, जब आप रैंकिंग करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये किधर जा रहा है पैटर्न। ठीक है, उम्मीद है ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इस चैनल पे आपको रीजनिंग के लगभग सभी चैप्टर कंप्लीट करा दिए जाएंगे, लगभग क्या, पूरा रीजनिंग आपको समाप्त कराया जाएगा इसी तरीके से। तो आप देखिए, जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, एक और क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका अल्फ़ाबेट कर लेंगे। तो अगर अल्फ़ाबेट करते हैं यहाँ पे, चलिए अल्फ़ाबेट को इसका रैंकिंग कर लेते हैं अल्फ़ाबेट का। तो यहाँ हम करते हैं, ध्यान से समझेंगे, यहीं पे यहाँ पे ये 1 हो गया, 1, अरे 1 और ये 26 है ना, यही कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए ए जेड बी वाई। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं 1 हो गया हमारा 26, और फिर 2 हो गया, फिर 25। ठीक है, तो इसका विपरीत जा रहा है, यानी कि ए का उल्टा क्या होता है 26, तो बी का, और बी का उल्टा क्या होगा वाई। ठीक है, ए का उल्टा जेड, और ए का उल्टा जेड हो गया हमारा, और बी का उल्टा क्या हो गया वाई। ठीक है, चलिए इसी तरह से इसका देखते हैं हम लोग। तो सी का ठीक विपरीत क्या हो गया हमारा, सी का विपरीत एक्स हो गया, और डी का उल्टा क्या हो गया डब्ल्यू हो गया। ये ध्यान रखेंगे, कैसे पता चले कि विपरीत है, तो अगर जिन अल्फाबेट अगर हम करेंगे यहाँ पे, और जिनका योग 27 आ गया, जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे ए के लिए 1, जेड के लिए 26, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ रहा है हमारा 27 आ गया। ठीक है, तो जिनका भी विपरीत क्रम निकालना हो आपको, तो क्या उसको क्या करेंगे 27 में से घटा देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है पी का उल्टा क्या होगा, तो पी का क्रम कितना है 16 है, तो 27 में से क्या करेंगे हम 16 को घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए 7 में से 6 निकालेंगे 1, और 2 में से 1 गया, कितना बचा हमारा 1, यानी कि 11 क्रम किसका है, के का है, के का है, यानी कि पी का विपरीत क्या होगा के होगा। तो एकदम याद रखेंगे कि जिनका भी विपरीत निकालना हो उनको 27 में से घटा देंगे, जो नंबर आएगा वो जिसका क्रम होगा वही उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां आगे देखते हैं कि ए ठीक एक दूसरे के विपरीत, ये वाले भी एक दूसरे के विपरीत, लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि ए के बाद जब उसका विपरीत लिख देंगे तो ठीक उसके बाद वाला ही आएगा। ए के बाद बी आया है, और यहाँ देखिए सी के बाद क्या आया है डी आया है, उसी तरह यहाँ ई के बाद क्या आया है एफ आया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये वाले जो भी हैं वो ठीक विपरीत क्रम, मतलब कि एक के बाद एक क्रम में है या नहीं। जैसे कि यहाँ ए के बाद बी आया है, यहाँ सी के बाद डी आया है, यहाँ ई के बाद एफ आया है, तो यहाँ जी के बाद क्या आना चाहिए, एक छोड़ देकर एच आना चाहिए, जो कि नहीं है। यहाँ पे तो जी का उल्टा आएगा, टी के बाद क्या है एस है, ये भी इसका उल्टा नहीं है क्योंकि एस के बाद टी आता है। ठीक है, तो हमको आगे बढ़ना है। यहाँ देख रहे हैं तो जी के बाद क्या है एच आया है, ये सही है।
जी के बाद क्या है, एच आया है, यहाँ भी ठीक है। इसके अलावा जी का विपरीत टी होता है, बिल्कुल होता है, अगर याद नहीं हो तो जीटी रोड याद रख लीजिएगा, जीटी रोड, जी का उल्टा टी। और इसके अलावा यहाँ देखते हैं एच का ठीक विपरीत क्या है, एस है ना। तो हाई स्कूल याद रखेंगे, यहाँ पे कुछ आपको बता दिया जा रहा है कुछ तरीका जिससे कि आपको याद रहेगा। पहले इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा जी का उल्टा टी, और जी के बाद क्या आता है, एच आता है, तो एच लिख दिए, और एच का ठीक विपरीत क्या होगा, एस होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको कुछ बता दिया जा रहा है ताकि आप आसानी से कुछ अल्फाबेट के उल्टा क्रम याद रखेंगे। ठीक है, तो आपका हो गया जी का उल्टा टी, जीटी रोड हो गया। हाई स्कूल याद रख सकते हैं, एच एस हाई स्कूल। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं आप, एल ओ भी ई, एल का उल्टा ओ या ओ का उल्टा एल, और भी का उल्टा ई या ई का उल्टा भी। ये चीजें कुछ याद रख सकते हैं। उसके बाद बाकी सब आप बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखें और सीखें। चलिए यहां देखते हैं हम लोग। तो यहां हम ये देखते हैं कि अगर 20 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को ही जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमको कितना मिलता है, 42 यानी कि 42। ठीक है, ये तो हमको पैटर्न समझ में आ गया। तो यहां पे हम उसी नंबर को लिखेंगे जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 2 जोड़ दें, तो कितना होना चाहिए, 64 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 64 होना चाहिए। ठीक है, तो आसानी से हम देख सकते हैं। यहां देखिए, इसको आप मैथ की तरह भी बना सकते हैं। तो यहां देख लेते हैं मैथ की तरह कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए कि हम x को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 2 जोड़ते हैं, तो हमको कितना मिलता है, 64 मिलता है। ठीक है, आसानी से आप इसे ही पकड़ सकते हैं कि अगर हम 31 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना होगा, 62 हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं फिर से इसको। अगर यहाँ से ये 2x हो गया और ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 62 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये कट जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, 31 होगा। तो इस तरह से भी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस चैप्टर में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको दिया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न पे आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आपको बनने लगेंगे आपसे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए यहां देखते हैं। अगर हम क्या करते हैं, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करके 6 को जोड़ते हैं, तो हमको कितना प्राप्त होता है, 6 2 12 और प्लस 6 इक्वल टू 18 प्राप्त होता है। ठीक है, यहां देखते हैं उसी तरह से क्या करेंगे, हम 4 में भी 2 से मल्टीप्लाई करके और 6 को जोड़ देते हैं, तो 4 दूना 8 और प्लस 6 इक्वल टू 14, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आपको पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 4 में 2 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ेंगे तो 4 दूना 8 और 4 12 होना चाहिए, तो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आपको ये तरीका भी अपनाना पड़ेगा। ठीक है, कि इसी को जोड़ के बनाए तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम रीजनिंग है, मतलब तार्किक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, आपको लॉजिकल होना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर इसको देखते हैं कि 16 को हमको 22 बनाना है, 16 से क्या कर देना है, हमको 22 बनाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 16 को कैसे 22 बनाए। तो यहां हम ये देखते हैं कि अगर हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, ठीक है, तो कितना आता है, 16 आता है ना। तो यहाँ पे इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, तो इसमें किस किस चीज का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ 16 हो गया। ठीक है, 16 के अलावा किसका इस्तेमाल हुआ है, 4 का इस्तेमाल हुआ है, और किस नंबर का इस्तेमाल हुआ है, 2 का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर इस सबको जोड़ देते हैं हम, जिन जिन नंबर का इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो पावर के रूप में हो चाहे वो बेस के रूप में हो, तो अगर उनको सभी को हम जोड़ देते हैं तो देख रहे हैं हम कि हमको कितना मिल जा रहा है, 22 मिल जा रहा है। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम ये 36 को ही बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब 36 को इसी तरह से पैटर्न समझ गए, अब बस इसी पैटर्न से क्या करेंगे, 36 को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 36 कैसे मिलता है हमको। तो 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमको कितना मिलता है, 36 मिलता है। तो अब हमारे पास कितने नंबर आ गए, 36, 6 और 2 आ गए। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, 36 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, 6 और फिर प्लस कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, तो अगर सभी को हम जोड़ देंगे तो हमको कितना मिलेंगे, 36, 6, 42 और 2 44। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
यानी कि 44 हमारा आंसर होगा। तो आपको लॉजिकल रूप से सोचना पड़ेगा कि कैसे ये आ जाए। तो इतना आसान नहीं है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते करते आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेंगी। लेकिन अगर आप वीडियो देखें, किसी भी टीचर का वीडियो देखें, अगर आप ये समझते हैं कि आपको भी ये चीज़ें इतनी ही आसानी से समझ में आने लगेंगी, तो थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा नहीं होता है कि ये आपके अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। कोई भी टीचर आपको केवल आइडिया दे सकता है कि आपको ऐसे करना है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रश्न बनाने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि प्रश्न जो है वो बिल्कुल भिन्न आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको बस इस आइडिया से अपना लॉजिक जो है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा और वैसे ही बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम कि अगर हम क्या करते हैं, 9 से 24 बनाना है। तो 9 से 24 कैसे बन सकता है? तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हम 9 में 3 से गुना करके और इसमें से 3 घटा देते हैं, ठीक है, तो हमारा कितना आता है? तो 29, 27 और 27 में से 3 घटाते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है? 24 मिल जाता है, ठीक है। तो हम 9 से 24 बना लिए। कैसे? तो 9 में पहले 3 से गुना किए, फिर उसमें से 3 ही घटा लिए। तो अब क्या करते हैं हम, यहाँ हमको x रख लेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ का नंबर हमको नहीं पता है, तो x रख लिए। तो x में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके और 3 ही घटा देंगे, ठीक है, कर दिए। तो हमको कितना प्राप्त हो गया? 6 प्राप्त हो गया। तो चलिए यहाँ से अगर 3x हो गया ये, और ये क्या है यहाँ माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 6 और 3 9, ये हो गया 9 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ जो नंबर होगा वो क्या होगा? x बराबर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? 3। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए यहां देखते हैं कि हमको 64 और 513 के बीच क्या संबंध है। 513 के बीच क्या संबंध है, ठीक है। तो यहां ये देखते हैं कि 64 जो है 8 का वर्ग है। अगर ये 513 की जगह 512 लिखते हैं तो ये 8 का क्या होता है? घन होता है। और उसमें 1 जोड़ दिए तो 513 हो गया। इसका मतलब ये है कि पहली जो संख्या है उसका वर्ग वो किसी न किसी संख्या का वर्ग है। पहली संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग है, और वो जिस संख्या का वर्ग है उसका घन करेंगे और घन करके उसमें 1 जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ क्या करते हैं, ये देखते हैं, ये 12 का वर्ग है ना, 12 का वर्ग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का घन निकालेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 12 का घन अगर हम करते हैं तो हमको कितना आएगा? 1728 आ जाएगा, ठीक है। 12 का घन आपको याद होना ही चाहिए। जैसा कि मैंने वीडियो के पहले ही बोला था कि आपको 1 से लेकर 30 तक के संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए, वर्गमूल याद होना चाहिए, और 1 से 15 तक के संख्याओं का घन और घनमूल याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1729 आ जाएगा। तो देखिए, तो ऑप्शन बी हमारा आ गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख के और समझते हैं। चलिए ये देखते हैं हम कि अगर हम क्या करते हैं, 11 में 12 से गुना कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? 132 आ जाता है। यानी कि ये जो संख्या दिया गया इसमें 1 जोड़ के उसमें गुना कर देंगे, ठीक है, उसके अगले संख्या से गुना कर देंगे। तो 9 है, तो 9 के अगला संख्या क्या होता है? 10 होता है। तो इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आसानी से बन गया, ये सी हो गया। चलिए यहाँ हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्प्रिंट होकर 156 बना देते हैं, ठीक है। यहाँ 156 बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या करना है इसमें। तो अगर हम क्या करते हैं, इसमें 12 को क्या करना है, 156 बनाना है हमको, है ना। तो अगर हम क्या करते हैं, इसमें 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 13 से, ठीक है, तो हमको कितना प्राप्त होगा? बढ़ती है 36 के 6 हासिल 3, 12 1 12 3 15, 156 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, 156 को भी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम? 13 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 12 करते हैं 13 78, 12 को अगर इतना करेंगे हम, 1 सेकेंड, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ अगर हम 12 को क्या करते हैं, 13 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हमको 156 मिल गया, ठीक है। यहाँ पहला नंबर मिल गया। इसके मतलब दूसरा नंबर मंगाने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना से?
13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 14 तियाँ पहले 0 का 0 लिख देते हैं, 14 तियाँ 42 का 2 हासिल 4, 14 कम 14 4 18, 1820। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए यहां देखते हैं हम 4 का घन दिया गया है, यानी कि 4 का घन कितना होता है? 64 होता है। दूसरा नंबर जो है वो उसका घन है पहला नंबर, ठीक है। या फिर यूं कहें कि घनमूल निकाला गया, पहले नंबर का घनमूल निकाला गया तो दूसरा नंबर होता है, ठीक है। तो किसका घनमूल यहां देखेंगे तो आसानी होगा कि अब छोटे से बड़े की तरफ जाएं। तो 4 का हम क्या किए? दूसरे नंबर का क्या किए? घन कर दिए, तो हमारा पहला नंबर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर 9 है, तो अगर 9 का भी हम घन करते हैं, 9 का घन करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? 729 होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं कि जिस तरह डॉक्टर अस्पताल से संबंधित है उसी तरह से इनमें से कौन संबंधित है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति ये बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर अस्पताल में रहते हैं। तो यहाँ पे अध्यापक जो होते हैं वो विद्यालय में रहते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको बस संबंध स्थापित करने आना चाहिए, लॉजिक से सोचना है थोड़ा सा, बस आ जाएगा, आंसर आपके सामने होगा। अब देखिए दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, दस्ताने क्या है? हाथ से संबंधित है, यानी कि दस्ताने जो है वो हाथ में पहने जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये इनमें से कौन सा संबंधित है? अब देखिए यहाँ दिया गर्दन पट्टा, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ ये ऐसा भी नहीं है गर्दन पट्टा संबंधित नहीं है, लेकिन ये देखना कि दस्ताना पहनता कौन है? इंसान। और पट्टा कौन सा पहनता है? कुत्ता। टाई जो होता है कमीज में पहना जाता है, ये भी नहीं होती है। अब यहाँ देखते हैं मैच जो है हमारा, ये ऑप्शन नंबर सी है, मोजे जो है वो पाँव में पहने जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहां देखते हैं जिल्द लगाना, किताब इससे संबंधित है, ठीक है। तो ये हमारा कौन संबंधित है? तो किताब में क्या होता है? जिल्द लगता है। तो यहां देखते हैं चित्र में क्या लगता है? फ्रेम लगता है। तो हमारा डी सही हो जाएगा, ये याद रखेंगे। चलिए इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इसको आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे इसका कि 22 नंबर का क्या होगा आंसर, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है तो इसलिए इसको स्किप किया जा रहा है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। चलिए अगला देखा जाता है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये प्रश्न जो है, इस तरह के प्रश्न भी आपको पहले बताए जा चुके हैं इसी वीडियो में, तो इसको भी आप बनाएंगे और इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जो प्रश्न पहले कराया जा चुका है अभ्यास के लिए छोड़ा जा रहा है, ताकि आप बताएं, कमेंट बॉक्स में आप बताएं इसका आंसर, और आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करेंगे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा कि आपने क्वेश्चन का आंसर सही किया है या गलत किया है। इस प्रश्न को भी देखें, इस प्रश्न को भी वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बताया जा चुका है आपको। तो ये प्रश्न भी आपके लिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको पहले ही कराए जा चुके हैं। तो इस प्रश्न को आप करेंगे और करके इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। ये इसलिए स्किप किया जा रहा है ताकि आपको भी कुछ मौका मिले बनाने का, और हमको भी पता चले कि इस वीडियो से आपको कोई मदद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं हम लोग। तो कैसे आएगा? 4 को 32 कैसे बनाएंगे? तो अगर हम क्या करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम क्या करेंगे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 32 आ जाएगा। तो ये देखते हैं क्या इसमें किसी भी तरह का ऐसा कोई है कि 10 में 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या फिर उसके दो गुना से 10 गुना का 20 और 20 में 10 से गुना करेंगे तो 200 आएगा, तो 160 नहीं आएगा। ये लॉजिक भी गड़बड़ हुआ, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे तो इसमें से सारे के सारे जो हैं अगर इस तरीके से बनाते हैं कि जो पहला नंबर है उसको डबल करके उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दूसरा नंबर आ जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं आ रहा है। तो फिर कैसे आएगा? तो चलिए इसको सोचते हैं कैसे आएगा। तो अगर हम क्या करते हैं, 4 का क्यूब कर देते हैं, कर दिए। 4 का क्यूब करने के बाद 200 हमको कितना आया? 64 आया, ठीक है। और फिर इसमें क्या करते हैं, 2 से इसको आधा कर देते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है?
मिल जाता है, यानी कि पहले नंबर का घन करते हैं और फिर उसको 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर का घन आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन सारे में से क्या करेंगे, देखेंगे इसको आधा करके और फिर वो किसका घन है, पहले वाले का घन है या नहीं है, या फिर करके देखते हैं। अगर 10 का हम घन करते हैं तो 1000 आएगा और 1000 का आधा करेंगे तो 500 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे को देखते हैं, अगर इसका घन करते हैं हम तो कितना आएगा हमारा 8 8 64 और फिर इसमें 8 से कर लीजिए तो 8 चौका 32 और फिर 8 से 48 और 3 ये 512 आ गया और 512 को आधा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 256 आएगा। तो ये भी नहीं आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये वाला ऑप्शन है इसको अगर करते हैं हम, ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पे 26 को करते हैं, अगर हम 6 का घन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 6 का घन कितना होगा 216। अगर हम 6 का घन कर दिया और इसमें से इसको 2 से भाग कर दिया तो हमको कितना आ जाएगा 108 हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको अलग अलग तरीका से सोचना पड़ेगा। चलिए यहां देखते हैं कि कैसे इससे संबंधित है उसको चुनेंगे। तो पहले ये देखें कि इसमें क्या संबंध है, ठीक है। तो इसमें जो संबंध है पहले उसको देख लेते हैं। तो अगर हम 4 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देते हैं तो हमारा 9 आ जाता है, ठीक है। तो एक तो हमको पता चल गया कि हम 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो हमको 9 मिलेगा। और फिर हम क्या करेंगे, 9 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो हमको 37 मिल जाएगा। तो सेम पैटर्न यहाँ लागू करेंगे। तो अगर हम 7 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूना का 14 और उसमें 1 जोड़ते हैं तो 15, ये तो आ गया। और फिर 15 में कितना से 4 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60 और 1 जोड़ेंगे तो 61 होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या है 62 है, तो ये नहीं होगा। चलिए 6 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूना का 12 और 1 जोड़ते हैं तो 13, यहाँ तक ठीक है। अब 13 में क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 चौका 52, यहाँ लेकिन 51 है, 51 है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, 9 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 18 और 1 जोड़ते हैं 19, यहाँ तक ठीक है। 19 में 4 से गुना कर देते हैं तो 19 चौक 76 और फिर इसमें 1 जोड़ देते हैं 77। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक को कोई प्रश्न ऐसा मिलेगा आपको कि आपको प्रत्येक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाकी सभी लोग अचानक से राइट आंसर ढूंढ लेते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बस उनका जो प्रोसेस होता है प्रैक्टिस के साथ बहुत तेज हो गया होता है, इसलिए कम समय में उस प्रश्नों को समझ जाते हैं और पैटर्न को पकड़ कर सही आंसर दे देते हैं, ठीक है। तो आपको भी अगर परफेक्ट बनना है इसमें तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए उसी प्रकार इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए इस प्रश्न का भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, सेम प्रश्न है, ठीक है, ताकि आपका कुछ अभ्यास भी हो जाए इस पे। तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए ये प्रश्न बनाते हैं हम लोग। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि जो भी आपको अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चन मिले, सबसे पहले अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो सबसे पहले उसका रैंक करेंगे। तो इसका 6 हो गया, देख रहे हैं, इसका 18 हो जा रहा है, इसका 21 हो जा रहा है, इसका 9 और इसका 20। देखिए तो है ना, 6 18 21 9 20। तो उसी प्रकार क्या करेंगे, इसका भी रैंकिंग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कर देते हैं रैंकिंग। तो हमारे पास क्या है, एस है, टी है, ई है और एम है, ठीक है। तो इसका होता है 19, इसका होता है 20, इसका 5 होता है और इसका 13 होता है। तो देखिए तो 19 20 5 13, तो यहाँ हो गया 19 20 5 13, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे और आने वाले समय में इस चैप्टर से आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रयास किया जाए कि आगे से जो भी चैप्टर को पढ़ाया जाए उस सब सारी समस्याओं को ध्यान में रख के बताया जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं रीजनिंग के एक नए चैप्टर के साथ में। इस चैनल पे आपको जीके जीएस और रीजनिंग की तैयारी कराई जाती है काफ़ी बेहतरीन ढंग से। आपको जो भी समस्या है या फिर जो भी आपका सुझाव है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना पढ़ाई रखें, अपना ध्यान रखें।